सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमी पे जब तन के गोरे मगरमन के काले यानी अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और जब ये साजिशी कौम हिंदुस्तान के तख्त और ताज का मालिक बन बैठी तो सबसे पहले आलम बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की कुर्बतो दूरी से बेफिक्र, राहों के खतरात से बेफिक्र होकर मुल्क की आज़ादी की तलाश में हमने फांसी के फंदों को चूम कर मंजिल का निशान पूछा। तो कभी मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहू लहान करवाया, आग के अंगारों में जाना पसंद किया। हमने इस मुल्क की आज़ादी की बरसरे अदालत और वतन आज़ादी सुनाई तो माल्टा के कोठरियों को अपना वतन बनाया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कराया, फांसी के फंदों को चूमा। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी माँ और बहनों को यतीम कर डाला। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने सर को कटाना गवारा किया, लेकिन सर झुकाना गवारा नहीं किया। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जिस्मों को तोपों और टैंकों के सामने रख दिया और यूं ही हवा में उड़ा दिया अपने जिस्मों को, लेकिन अंग्रेज कुत्तों के सामने झुकना गवारा नहीं किया। दोस्तों, सदियों की गुलामी के बाद और हमारी कुर्बानियों की बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ और हमने बहुत सोच समझ कर ये रास्ता इख्तियार किया, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया, ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब अदियान और नजरियात व अकायद के कोई हिंदुस्तानी आज़ादी के हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन दोस्तों, वतन के बाद आज़ादी के बाद वतन के लोग यूं मिले हमसे जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। अब तारीख को उठाइए और मुताला कीजिए कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, जुल्म इस्तबदाद के कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए गए। कभी गोरखपुर के नाम पर मोहम्मद अखलाक का कत्ल किया जाता है, तो कभी मुजफ्फरनगर में हमारी माओ और बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जाता है, तो कभी गुजरात के अंदर हमारे माओ और बहनों को और छोटे छोटे मासूम बच्चे को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है। और तो और जनाब, हमारे मसाजिद को मिसमार किया जाता है, मकातिब पर शक की निगाह डाली जाती है और हद तो ये हो चुकी है कि आज शरीयत में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है। कभी आज़ान के खिलाफ पाबंदी तो कभी तलाक सलासा पर आवाजें उठाई जा रही है। दोस्तों, आज के लाइफ मिशन कोचिंग सेंटर सिमरैया के इस स्टेज से ईवान हुकूमत तक मैं ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ कि याद रख लो, अरे वो फिरका परस्त ताकतों, इत्तेहाद के दुश्मनों, सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी सियासत की रोटियां सेकने वालों, कान खोल कर सुन लो। जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला भी जिंदा रहेगा वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। हम कल भी अपनी शरीयत पर अमल करते थे, आज भी करते हैं और रोजे क़यामत तक करते रहेंगे। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके, क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी में हमने कुर्बानियां पेश की है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और बात कि हम कल भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपनी शरीयत के लिए हम सूली पर चढ़ते थे, आज भी चढ़ सकते हैं। तोपों और डेंगों का मुकाबला आज भी कर सकते हैं, बारूदी शोलों से झुलस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपनी दीन और धर्म और अपनी शरीयत के लिए न कभी झुके हैं और न ही झुक सकते हैं, क्योंकि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, न कभी झुके दे और न ही झुकेंगे। दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं कि आज ये मुल्क हिंदुस्तान में जो साजिशें रची जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, इसकी एक अहम वजह यह है कि मुसलमान इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, मुसलमानों को इस मुल्क से आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। अरे हम बाबा क्यों ना मुल्क से मोहब्बत करें, जीते जी भी करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। और याद रखें कि मोहब्बत की सर्टिफिकेट, हमें मुल्क से मोहब्बत की सर्टिफिकेट के लिए किसी खड़े होकर पेशाब करने वाले जाहिलों से लेने की जरूरत नहीं है। मुल्क से मोहब्बत का तरीका हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, खड़े होकर पेशाब करने वाले जाहिलों से लेने की जरूरत नहीं है। मुल्क से मोहब्बत का सलीका हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, नाविलों से सीखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हर तरफ साजिशें, हर तरफ साजिशें। मैं ये बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि ऐसे जो फिरका परस्त ताकतें हैं, यकीनन वो आटे में नमक की तरह है, लेकिन उनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है। मैं बात कह देना चाहता हूँ
कि हम जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं तमाम एकजुट होकर ऐसे फिरकापरस्त ताकतों को निकाल कर अपने पैरों से कुचल डाले और मुल्क के बका की फिक्र करे, तब जाकर हमारा मुल्क आगे होगा। और इसी गांव से, इसी समाज से, इसी LMC कोचिंग सेंटर से एक बच्चा निकलेगा जो मुल्क का नाम रोशन करेगा और कौम मिल्लत का नाम रोशन करेगा। अज़ान ग्रामी, आज हमारे मुल्क में कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमान इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमान इस मुल्क में रहने वाले एटमी ताकतों से मोहब्बत नहीं करते। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या आप तारीख को भूल चुके हो? अबुल कलाम ने क्या कहा था? अबुल कलाम ने 1923 के एक जलसे से खिताब होकर फरमाया कि अगर कोई बड़ा से बड़ा शख्स भी आकर कहे कि अबुल कलाम हिंदुस्तान को आज़ादी कल मिल जाएगी, मगर शर्त यह है कि तुम हिंदू मुस्लिम प्रेम, मोहब्बत और एकता की बातें करना छोड़ दो। तो अबुल कलाम ने कहा कि जाहिल सुन ले, मैं ऐसी आज़ादी को लात मारता हूँ, मुझे तो ऐसी आज़ादी की जरूरत नहीं, मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम की प्रेम, मोहब्बत और इत्तेहाद चाहिए। ये पैगाम दिया हमने मुल्क को। लेकिन आज ये फिरका परस्त ताकतें, ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लीडर्स, ये कौम मिल्लत के गद्दार, ये हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने में लगे हैं। अरे याद रख लो बाबा, तुम लाख कोशिश कर लो, कोशिश करके मर तो सकते हो, लेकिन हम मुसलमान और हर हिंदुस्तानी अपने दीन और मजहब और अपने मुल्क के अंदर बरकरार रहेंगे। कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको इस मुल्क से हटा सके।